नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप सोनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को जन्म दिया। 1779 से 1799 तक फ्रांस में बहुत उथल-पुथल, हिंसा और बदलाव आया, जिसने देश और उसके लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक रेवोल्यूशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भूचाल था जिसने पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। यह क्रांति उन आइडियल्स का प्रतीक थी जिनके लिए कई पीढ़ियों से संघर्ष हो रहा था। आइए हम फ्रांसीसी क्रांति को डीपली समझें, इसके रीजंस जानें और इसके इम्पैक्ट को समझें। यह कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने अन्याय और अत्याचार सहा है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उन लोगों की जिन्होंने बदलाव की मांग की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन पॉसिबल है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। फ्रांसीसी क्रांति एक दिन में नहीं हुई, यह सदियों से चली आ रही असमानता, अन्याय और शोषण का नतीजा थी। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस बहुत बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंस चुका था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बंटा था। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरा वर्ग आम जनता का था। पहला और दूसरा वर्ग स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरा वर्ग, जो पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा था, उन पर टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ था और उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। फ्रांस लगातार युद्धों और राजा के फिजूल खर्च के कारण कर्ज में डूबा हुआ था। महंगाई बरछ रही थी और बेरोजगारी चरम पर थी। आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा था और वह बदलाव चाहता था। इन सब के साथ साथ प्रबुद्धता के युग के विचारों ने क्रांति की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और जनता की शक्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया। फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण था समाज में फैली असमानता। फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर बहुत पुराना और कठोर था, जो 3 वर्गों यानी एस्टेट्स में बंटा था। पहला एस्टेट पादरी वर्ग, धार्मिक नेताओं और चर्च के अधिकारियों से बना था। यह वर्ग अपनी बहुत सारी संपत्ति और स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करता था, जिसमें टैक्स से छूट भी शामिल थी। दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग अमीर और प्रभावशाली लोगों से बना था। जमीन के बहुत बड़े हिस्से के मालिक होने के अलावा उन्हें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल प्रिविलेजेस प्राप्त थे, जिसमें टैक्स से छूट भी शामिल थी। इन दोनों स्पेशल वर्गों के विपरीत तीसरे एस्टेट में बाकी के लोग शामिल थे: किसान, मजदूर, व्यापारी और बुद्धिजीवी। 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लगातार युद्धों, खासकर अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रांस के शामिल होने से शाही खजाना खाली हो गया था। राजा लुई 16वें और उनके दरबार का फिजूल खर्ची ने इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ा दिया। फ्रेंच करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। किसानों और मजदूरों को इस आर्थिक संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था और बढ़ती कीमतों के कारण उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। सेक्शन 5, ज्ञान का प्रकाश, प्रबुद्धता का प्रभाव। 18वीं सदी में यूरोप में एनलाइटनमेंट नाम का एक बौद्धिक और दार्शनिक मूवमेंट आया, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत प्रभावित किया। जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने तर्क, व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों पर जोर दिया। लॉक ने तर्क किया कि सभी मनुष्यों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार सहित नेचुरल राइट्स प्राप्त हैं। रूसो ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को पॉपुलर बनाया, जिसमें कहा गया था कि सरकार को शासित लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने सरकार में शक्तियों के बंटवारे की वकालत की, ताकि अत्याचार को रोका जा सके। एनलाइटनमेंट के विचारों ने फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों और आम लोगों को समान रूप से प्रभावित किया। उन्होंने राजशाही की एब्सोल्यूट पावर और स्पेशल वर्गों के प्रिविलेजेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी सरकार की मांग की जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो और उनके अधिकारों की रक्षा करे। सेक्शन 6, भूख और हताशा, फ्रांसीसी क्रांति में अकाल की भूमिका।
1780 के दशक के अंत में फ्रांस में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने फ्रांसीसी क्रांति को और ज्यादा भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खराब फसल, कड़ाके की सर्दी और खराब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कारण खाने की बहुत कमी हो गई। रोटी, जो ज्यादातर फ्रेंच लोगों का मुख्य भोजन था, मिलना मुश्किल और महंगी हो गई। लोग भूखे मर रहे थे और हताशा और गुस्सा बराच रहा था। इस अकाल ने शाही सरकार की अक्षमता और उदासीनता को उजागर कर दिया। एक तरफ जहां आम लोग भूख से मर रहे थे, वहीं राजा लुई 16वें और उनका दरबार ऐशो आराम में जी रहा था। इससे लोगों का राजशाही में विश्वास और कम हो गया और उन्होंने विद्रोह करने का फैसला किया। सेक्शन 7, बास्तील का पतन विद्रोह की शुरुआत। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने बास्टील किले पर हमला कर दिया, जो शाही अत्याचार का प्रतीक था। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बास्टील एक जेल थी जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना किसी मुकदमे के कैद करके रखा जाता था। यह राजशाही की दमनकारी शक्ति का प्रतीक बन गया था। जब पेरिस के लोगों को पता चला कि राजा लुई 16वें ने शहर में सेना भेज दी है, तो वे डर गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सेक्शन 8, प्रथम गणराज्य की घोषणा, एक नई सुबह। बास्टील के पतन के बाद फ्रांस में क्रांतिकारी उत्साह की लहर दौड़ गई। 26 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जिसने सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की घोषणा की। यह घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती थी। इसने घोषित किया कि सभी पुरुषों को स्वतंत्र और समान अधिकारों के साथ जन्म मिलता है और सरकार को इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। 1792 में फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया, जिससे राजशाही का अंत हो गया। प्रथम फ्रेंच रिपब्लिक की स्थापना ने फ्रांस के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू किया। सेक्शन 9, आतंक का शासन, क्रांति अपनी ही संतान को खा जाती है। 1793 से 1794 तक फ्रांसीसी क्रांति अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी, जिसे आतंक का शासन कहा जाता है। इस दौरान क्रांतिकारी सरकार ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल किया। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर के नेतृत्व में लोक सुरक्षा समिति ने देश में एक क्रूर दमन शुरू किया। हजारों लोगों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बिना किसी उचित मुकदमे के फांसी पर लटका दिया गया। आतंक के शासन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को धूमिल कर दिया। इसने दिखाया कि कैसे क्रांतिकारी उत्साह अत्याचार और रक्तपात में बदल सकता है। सेक्शन 10, नेपोलियन का उदय, क्रांति से साम्राज्य तक। आतंक के शासन के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक महत्वाकांक्षी सेनापति ने तख्ता पलट करके खुद को फ्रांस का प्रथम कौंसल घोषित कर दिया। नेपोलियन एक बहुत ही कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने फ्रांस में व्यवस्था बहाल की, एक नया कानूनी कोड लागू किया और देश को यूरोप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि नेपोलियन ने क्रांति के कुछ आदर्शों, जैसे कि धार्मिक सहिष्णुता और कानून के समक्ष समानता, को बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबा दिया। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया और नेपोलियन के युग की शुरुआत हुई। सेक्शन 11, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की गूंज। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसने फ्रांस और दुनिया को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसने राजशाही के सिद्धांत को चुनौती दी, लोकतंत्र और गणतंत्रवाद के विचारों को बढ़ावा दिया और मानव और नागरिक अधिकारों की अवधारणा को स्थापित किया। हालांकि क्रांति हिंसा और अस्थिरता के दौर से गुजरी, लेकिन इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के स्थायी आदर्शों को जन्म दिया। इन आदर्शों ने दुनिया भर में अनगिनत क्रांतिकारी आंदोलनों और सुधारों को प्रेरित किया है। फ्रांसीसी क्रांति हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। क्रांति की विरासत आज भी जीवित है, जो हमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और सभी के लिए समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है।
यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व केवल नारे नहीं हैं, बल्कि ऐसे आदर्श हैं जिनके लिए हमें हमेशा प्रयास